Assalamu alaikum students. I am Sayyid Rabeed bin Azam, your physics instructor from VTution's platform. VTution पाकिस्तान का फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां आपको ना सिर्फ अपने सिलेबस के हिसाब से लेक्चर्स और उसके अलावा नोट्स, क्विजेस और दीगर मटेरियल बासानी मिल जाएगा, जिसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.vtutions.com पे फ्री ऑफ कॉस्ट साइन अप कर सकते हैं। तो हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था और चैप्टर 2 का फर्स्ट लेक्चर हो गया था। तो आज चैप्टर 2 का, जो कि स्केलर्स एंड वेक्टर्स का चैप्टर है, उसका सेकंड लेक्चर हम देखेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा लेक्चर्स की हद तक आज। उसके बाद इसकी जो हम न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड्स की प्रॉब्लम, बुक की प्रॉब्लम्स, और इसके अलावा जो 5 ईयर क्वेश्चंस हैं, 10 ईयर क्वेश्चंस हैं पास पेपर के, उसको भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो अभी इस लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो ये इस लेक्चर की आउटलाइन है, जो कि देखने में बहुत ज्यादा लग रही है, लेकिन इसमें वही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। किस तरह अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज इस पे लगती हैं, अलजेब्रिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो सब कैसे होता है, वही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। एज सच कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट वही पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन क्योंकि वेक्टर है तो उसको एक सिस्टमेटिक इसका वे है लिखने का, तो वो तरीका थोड़ा अलग है। तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन देखते हैं पहले। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा इसको ओवरव्यू देखा था, इसका कम्यूटेटिव लॉ कहता है हमें कि a प्लस बी इक्वल होगा b प्लस ए के। अच्छा, इसका स्टेटमेंट जो बनेगा वो इस तरह बनेगा कि इट स्टेट्स दैट द ऑर्डर इन विच वी ऐड वेक्टर्स डजंट मैटर। किसी भी ऑर्डर में इसको ऐड करें हम, आंसर हमारा सेम ही रहेगा। बिल्कुल ये ऐसी है कि आप 3+2 करें तो भी आंसर 5 आएगा, या 2+3 करें तो भी आंसर 5 होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो लॉ है वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ की स्टेटमेंट बनती है कि दैट द वे वी ग्रुप वेक्टर्स व्हेन एडिंग देम डजंट मैटर। ग्रुपिंग जिस तरह से हम करेंगे वेक्टर्स की, वो मैटर नहीं करते, उनके आंसर्स पर इफेक्ट नहीं करते। ग्रुपिंग किस तरह होती है, जिस तरह हमारे पास इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं 3 वेक्टर्स हैं, ए, बी एंड सी। तो हम किसी भी दो को ग्रुप कर दें और एक को अकेला छोड़ दें। जैसे ए प्लस बी को यहाँ ग्रुप किया हुआ है ब्रैकेट में, और सी अकेला है, और दूसरी साइड पे बी प्लस सी को किया हुआ है ग्रुप में, बी और सी को आई मीन ग्रुप में किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रुप चाहे ए बी को करें या बी सी को करें। अच्छा, ये जो पहला लॉ है इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से समझ लें आप, कि आप वॉक करना स्टार्ट करते हैं और 10 मीटर्स टुवर्ड्स द ईस्ट वॉक कर रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन में आप वॉक कर रहे हैं। देन 5 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन वॉक कर रहे हैं। ठीक है, अब आप अपना टोटल, कि आपने कितना वॉक किया, टोटल डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं। तो चाहे चाहे आप पहले 5 रखें और फिर 10 उसमें ऐड करें तो भी आंसर आपका 15 आएगा, या पहले 10 रख के 5 ऐड करें तो भी आंसर 15 आएगा। ये कहता है कम्यूटेटिव लॉ। बिल्कुल इसी तरह एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि अगर आप 10 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट वॉक कर रहे हैं, देन 5 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, एंड देन 3 मीटर्स टुवर्ड्स द वेस्ट। इसमें 3 वैल्यूज आ गई, 3 अलग अलग डायरेक्शंस के हिसाब से। तो इट डजेंट मैटर कि आप पहले 10 फिर 5 और फिर 3 को ऐड करें, या पहले 5 फिर 3 फिर 10 को ऐड करें, आंसर आपका सेम ही आएगा। जस्ट स्टूडेंट्स इसको इस तरह बुक में लिखा हुआ देखकर थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये वही मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब है कि वेक्टर को ब्रेक डाउन करना। इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है, इट मींस ब्रेकिंग डाउन अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। वेक्टर को डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करना है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे समझें कि ये एक पॉइंट है जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, और हम वॉक करना शुरू हुए 10 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, और फिर 5 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट गए। तो ये एक हमारा पूरा एक वेक्टर बन गया। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो बनेगा इसका, वो कुछ इस तरह बनेगा कि हम इस एक वेक्टर को दो वेक्टर्स में डिवाइड कर दिया हमने, ब्रेक डाउन कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ दो वेक्टर्स बन गए,
पहले का स्टार्टिंग पॉइंट ये है और जहां पहला एंड हुआ वो दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट बन गया। बिल्कुल इसका ऑपोजिट कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट पढ़ा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, उसका बिल्कुल ऑपोजिट कॉन्सेप्ट है कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर। कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर में क्या होता है कि दो अलग वेक्टर्स को हम जोड़कर ज्वाइन करके कंबाइन करके एक नया वेक्टर बना लेते हैं। बिल्कुल इसकी डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है, मींस कंबाइनिंग टू और मोर वेक्टर्स इनटू अ सिंगल वेक्टर। अच्छा, एडिशन ऑफ वेक्टर्स की तरफ चलते हैं। वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, अलग अलग कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी, उनको हम उनके जरिए वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, उसमें हम इस टॉपिक में सीखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आप यहाँ कंसीडर करें कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, पहला वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। वेक्टर ए के कंपोनेंट्स ये हैं 3 एंड 5 और वेक्टर बी के कंपोनेंट्स हैं 2 एंड -4। अच्छा, एक बात बताता चलूं, ज्यादातर लोगों को पता ही होगा कि यहाँ इस तरह जब भी लिखा होता है ब्रैकेट में, तो ये जो पहली वैल्यू होती है वो एक्स की होती है, एक्स कंपोनेंट की, और दूसरी होती है वाई की। तो हमें यहाँ फाइंड करना है ए प्लस बी, मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर हमें फाइंड करना। तो इसके एक्स कंपोनेंट से एक्स कंपोनेंट प्लस करेंगे। एक्स की वैल्यू वेक्टर ए में 3 है, वेक्टर बी में 2 है, तो 3 + 2 5 बन गया। तो जो हमें वेक्टर फाइंड करना है उसका एक्स कंपोनेंट फाइंड हो गया हमारे पास 5। बिल्कुल इसी तरह वाई कंपोनेंट फाइंड किया, क्योंकि ये दूसरी वैल्यू माइनस में थी तो 4 - 5 - 4 हुआ इक्वल टू 1। वाई कंपोनेंट्स का 1 आ गया। तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर बना, जो रिजल्ट आया इसका, वो कुछ इस तरह आया। पहले हमने अगेन इसी तरह लिखा बिल्कुल कि पहले एक्स की वैल्यू लिखी फिर वाई की वैल्यू, तो इसका रिजल्ट 5, 1 आया। सिंपल एडिशन है ये, इसमें भी कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास द डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, लास्ट लेक्चर में जिस तरह डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की डिफरेंस बिटवीन बताई थी, वही डेफिनेशन सेम लिखी हुई है कि डॉट प्रोडक्ट वो मल्टीप्लिकेशन होता है कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हो दो वेक्टर्स को और उनका आंसर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। कंसीडर करें कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, पहले का मैग्नीट्यूड 3 है, मैग्नीट्यूड या वैल्यू समझ लें उसकी 3 है, और दूसरे की 5 है, और उनके दरमियान जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट के साथ कॉस का फंक्शन लगता है, तो 3 × 5, 3 × 5 हुआ, और cos 60 जो हमें एंगल दिया हुआ था 60 डिग्री, cos का फंक्शन उस पर लगाया, तो हमारा आंसर आया इक्वल टू 7.5। वही सिंपल, जस्ट आपने कैलकुलेटर में cos 60 पुट करना, उसकी वैल्यू आ जाएगी, और उसको 3 × 5 मतलब 15 से मल्टीप्लाई करवा दो। नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अच्छा, यहाँ आप देखें कि हमारे पास दो वेक्टर हैं ए एंड बी, तो उनका स्केलर प्रोडक्ट किस तरह आएगा, जैसे हमने पीछे एग्जांपल में देखा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और कॉस का फंक्शन लगा देंगे। बिल्कुल सिंपल वही चीज है। अक्सर ये शॉर्ट में भी आ जाता है क्वेश्चन, तो ये इस तरह है। लेकिन सबसे ज्यादा ये जो कॉन्सेप्ट आते हैं वो एमसीक्यूज में आते हैं। एमसीक्यूज के लिए इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, जिस तरह ये देखें आप, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट्स में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज क्या बनती हैं और कहाँ किस एंगल पे बनती हैं, इससे बहुत एमसीक्यूज के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर हम देखें स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट की, वो बनेगी व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि इस पे कॉस का फंक्शन लगता है। तो पैरेलल, जब भी दो वेक्टर्स होंगे या दो लाइंस पैरेलल होती हैं, उनके बीच में एंगल 0 डिग्री का होता है। तो कॉस थीटा, आई मीन कॉस 0 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। कॉस 0 या 1 के बराबर होगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी ए बी। ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू ए बी आएगी। अब इसका एमसीक्यूज किस तरह आता है? या तो आपसे पूछेंगे कि किस एंगल पे बनता है मैक्सिमम वैल्यू, या पूछेंगे कि क्या मैक्सिमम वैल्यू बनती है। तो ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू ए बी बनती है, और थीटा इक्वल्स टू 0 पे बनती है, मतलब एंगल 0 डिग्री हो। या एक और तरह से भी आ सकता है, पूछ लेंगे कि कब बनती है, और ऑप्शन में आपको देंगे जब पैरेलल हो वेक्टर्स, परपेंडिकुलर हो। तो जब पैरेलल हो तब बनती है इसकी मैक्सिमम वैल्यू।
और बिल्कुल इसके ऑपोजिट कॉन्सेप्ट यूज होगा मिनिमम वैल्यू के लिए। मिनिमम वैल्यू बनती है जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो या परपेंडिकुलर हो दोनों वेक्टर्स आपस में। और ये वैल्यू क्या बनेगी, 0, क्योंकि cos 90 बराबर होता है 0 के। तो क्योंकि हमारे फॉर्मूले में सब मल्टीप्लाई ही हो रहा है, तो 0 से जब कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगी तो 0 बन जाएगी। अच्छा, ये लॉज ऑफ डॉट प्रोडक्ट्स आ गए। कम्यूटेटिव लॉ, अगेन एडिशन वाले लॉस की तरह ही है ये भी बिल्कुल। ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए। इसकी एग्जांपल आप ऐसे लेंगे 2.3 मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 वो भी 6 आएगा, और 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये भी 6 ही आएगा। अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसका किस तरह बनेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव में डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जैसे नाम से पता चल रहा है। तो अगर इस तरह से दिया हुआ आपको कि दो वेक्टर्स के एडिशन का डॉट प्रोडक्ट करना है तीसरे वेक्टर के साथ, जैसे यहाँ ए डॉट बी प्लस सी है, बी प्लस सी में क्योंकि ब्रैकेट है तो पहले एडिशन फिर डॉट प्रोडक्ट। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे हम, जिस तरह सिंपल करते हैं हम जब भी हम मैथ्स में अलजबरा वगैरह में ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो इस तरह करते हैं कि ये जो ब्रैकेट के बाहर वाली टर्म है उसको सारी अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, और उनके साइंस के हिसाब से जो भी ऑपरेशन हो रहा हो वो साइन लगाते हैं। तो यहाँ हम अगर देखें तो ए मल्टीप्लाइड बाय बी, ए बी बन गया, यहाँ बीच में प्लस था प्लस आ गया, ए मल्टीप्लाइड बाय सी, ए सी बन गया। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, वही पुराने कॉन्सेप्ट हैं। अगर इसकी एग्जाम्पल देखें, हमने सपोज किया कि ए 4 के बराबर है, बी 3 के बराबर है और सी 2 के बराबर है। तो जब हम इस लेफ्ट हैंड साइड से भी इसे सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड से भी सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा सिमिलर आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 3 + 2 5 एंड मल्टीप्लाइड बाय 4 20 आ गया, और इधर भी 20 आया हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हमने समझ लिया और डिटेल में, अब क्रॉस प्रोडक्ट है हमारे पास। क्रॉस प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो डॉट प्रोडक्ट से ऑपोजिट है, क्योंकि यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट में साइन का फंक्शन लगता है। तो जब परपेंडिकुलर होंगे दोनों वेक्टर्स या 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा तब हमारी मैक्सिमम वैल्यू आएगी क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। तो साइन 90 इक्वल होता है क्योंकि 1 के, तो अगेन मैक्सिमम वैल्यू ए बी ही आएगी और मिनिमम वैल्यू 0 ही आएगी, लेकिन 0 आएगी 0 डिग्री पे क्योंकि साइन 0 0 के बराबर होता है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं फिर क्रॉस प्रोडक्ट की। पहली प्रॉपर्टी है कि जब ए क्रॉस बी हो रहा हो तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा -b इंटू ए का। डॉट प्रोडक्ट से थोड़ी सी डिफरेंट है ये। और इसी तरह बिल्कुल ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है, ये सिमिलर है बिल्कुल। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं है। जिस तरह डॉट प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी उसमें भी हम ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी कर रहे थे, इसमें भी ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी आएगा। और थर्ड प्रॉपर्टी में कह रहे हैं कि अगर कोई भी एक वेक्टर 0 होगा तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 ही आएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है आइदर ए इक्वल्स टू 0 और बी इक्वल्स टू 0। ए 0 हुआ तो भी आंसर 0 आएगा क्रॉस प्रोडक्ट का, बी 0 हुआ तो भी 0 ही आएगा। अच्छा, ये बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं इसमें प्रॉपर्टीज में, लेकिन ये देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। इसको समझने का और याद रखने का बहुत इजी तरीका है, और इससे एमसीक्यूज में भी बहुत आता है, और इसको समझ के आप न्यूमेरिकल्स भी बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको ये कहलाते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में इनिशियल पढ़ा था कॉन्सेप्ट के क्या होता है। यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि उनका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है। तो अगर इसको याद करने का तरीका कुछ इस तरह देखें कि अगर हम आई जे के को इस सीक्वेंस में लिखें, जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है स्क्रीन पे आप देख सकते होंगे, और इस तरह एरो बनाए, ये एरो क्या शो कर रहे हैं, ये एरो मूवमेंट शो कर रहे हैं क्लॉकवाइज। जिस तरह क्लॉक मूव करती है बिल्कुल उस तरह ये एरो मूवमेंट शो कर रहे हैं। अगर हम इस तरह लिखकर क्लॉकवाइज जाएं तो इनकी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। किस तरह होंगी इसको चेक कर लेते हैं। अगर हम आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट करवा रहे हैं तो उसका आंसर आएगा के।
देखें जिस जगह एरो मूव हो रहा है उसी तरह हम मूव हो रहे हैं। आई क्रॉस प्रोडक्ट जे इक्वल टू के, और इसका आंसर भी पॉजिटिव है। इसी तरह बिल्कुल जे क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल्स टू आई, इसका आंसर भी पॉजिटिव है। बिल्कुल इसी तरह बिल्कुल जे इंटू के इक्वल्स टू आई, और उसके बाद के इंटू आई इक्वल्स टू जे, इसका भी पॉजिटिव है आंसर। तो ये वाली लाइन हमारी कवर हो गई। ये नेक्स्ट लाइन देखते हैं कि किस तरह होगी। इसके लिए अगेन बिल्कुल उसी सीक्वेंस में रखा हमने, लेकिन अब यहाँ हम काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, जिस डायरेक्शन में क्लॉक घूमती है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो जब हम काउंटर क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमारे जो आंसर्स होंगे वो नेगेटिव आएंगे। किस तरह, जैसे हम चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ लिखा हुआ है जे इंटू आई। जे से अगर हम आई की तरफ जा रहे हैं, एरो एरो पे गौर कीजिएगा, जे से आई की तरफ जा रहे हैं तो आंसर हमारा के आ रहा है, लेकिन माइनस माइनस के आ रहा है, इसका साइन नेगेटिव आ रहा है। बिल्कुल सिमिलरली के से जब हम जे की तरफ जा रहे हैं तो हमारा आंसर तो आई आ रहा है, लेकिन नेगेटिव आई। बिल्कुल सेम इसी तरह जब हम आई से के की तरफ जाएंगे तो हमारा आंसर जे आ रहा है, लेकिन माइनस जे। और उसके बाद अच्छा यहाँ लिखा हुआ है जब सेम यूनिट वेक्टर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन का फंक्शन लगता है। और जब सेम वेक्टर्स होंगे तो उनका ऑब्वियस है कि वो दोनों आपस में पैरेलल होंगे। जब भी दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे तो उनका आंसर, जब साइन का उस पर फंक्शन लगेगा, क्योंकि उसका एंगल 0 होता है, तो आंसर भी 0 हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट मैट्रिक्स देख लेते हैं कि हम मैट्रिक्स किस तरह ड्रॉ करते हैं और कहाँ हमारे काम आता है क्रॉस प्रोडक्ट का मैट्रिक्स। ये हमें दो वेक्टर्स दिए हुए हैं जो अभी जनरलाइज फॉर्म में लिखे हैं। मैंने इसको जनरल फॉर्म में लिखे हैं ताकि फॉर्मूला बताने में आसानी हो। वैसे जब भी आपको ये क्वेश्चन में दिया जाएगा तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ये A1 जो लिखा है इसकी लेट से 2 वैल्यू दे सकते हैं, A2 की समथिंग कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तो ये जनरलाइज अभी सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे जब हमें इक्वेशन की फॉर्म में दिया हुआ होगा। इसको इस तरह लिखेंगे कि हम इस तरह मैट्रिक्स बनाएंगे, और सबसे पहले आई जे के लिखा जाएगा। उसके बाद कोफिशिएंट लिखे जाएंगे ए के, मतलब आई के कोफिशिएंट जो ए वाला पार्ट है वो लिखा जाएगा A1 A2, जे का कोफिशिएंट एंड के का ए वाला पार्ट A3। बिल्कुल सिमिलरली इसके नीचे बी वाले कोफिशिएंट्स लिखे जाएंगे तीनों के आई जे के। और ये इसकी सॉल्यूशन इस तरह होगा, मैथमेटिकल स्टेप्स इसके ऐसे होंगे जैसे हम मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स में, और जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तो इसको मजीद देखेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो इजी हो जाएगा समझने के लिए। ये यूज किया जाता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करने के लिए। वो किस तरह करते हैं, और इसके अलावा इसकी मदद से एरिया ऑफ ट्राइंगल भी फाइंड किया जा सकता है। वो किस तरह करते हैं ये आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा, और फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हों तो उसके लिए आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करके हमसे वहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं। और हमारी डेली अपडेट से बाखबर रहने के लिए हमारी सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं उस पर जाके फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब आपने उम्मीद करता हूँ कर ही लिया होगा अब तक, और साइन अप हमारी वेबसाइट पे करके जो आपको लेक्चर्स दिए जा रहे हैं उसके नोट्स हैंड रिटन, इंस्ट्रक्टर के ही लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स आपको आराम से मिल सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बुक के और फिर आगे पास पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।